हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स में। तो आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशन। आज हम प्रीवियस ईयर में आए हुए HSSC के प्रीवियस ईयर में आए हुए साइंस के सारे क्वेश्चंस करेंगे। साइंस एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही है अभी HSSC के एग्ज़ाम्स में। ग्रुप डी का तो आपको पता ही है, एक अच्छा खासा पैटर्न आता है साइंस का। हरियाणा पुलिस में भी एक बहुत ही अच्छा आता है। पिछले एग्ज़ाम्स मैंने देखे हैं हरियाणा पुलिस में, अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन आए हुए हैं एक, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है साइंस। अब बात आती है कि कहाँ से पढ़नी है साइंस। हम साइंस पढ़े तो कहाँ से पढ़े। मैंने आपको जीके के लिए ल्यूसेंट की बुक रिकमेंड की थी, और ठीक है, ल्यूसेंट की बुक बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप साइंस पढ़ रहे हो उसमें से, तो ना एक तो वो उसमें सिर्फ फैक्ट्स है, ऐसे वन लीनियर है आपको। और साइंस को ना ऐसे याद नहीं किया जाता, क्रैमिंग वाला पोर्शन नहीं होता। साइंस को ना समझ के पढ़ा जाता है। और जब कोई चीज़ हम, तो उसको ना हमें रटना नहीं है। साइंस को बिल्कुल हमें समझ के पढ़ना है। और समझ के पढ़ने के लिए ना मैं आपको ना पहले क्वेश्चन स्टार्ट करवाती हूँ, और फिर मैं आपको बताती जाऊँगी कि एक एक क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया हुआ है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहते हैं। थैली कवक, सैक फंगी इंग्लिश में बोलते हैं, सैक फंगी। फर्स्ट ऑप्शन है फाइकोमाइसीट्स, सेकंड है एस्कोमाइसीट्स, सी है बेसिडियोमाइसीट्स और डी है ड्यूटेरोमाइसीट्स। थैली कवक इंग्लिश में बोलते हैं सैक फंगी। ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जो कि एक थैली जैसी संरचना में बनते हैं। मतलब थैली जैसी कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें ये सेक्सुअल स्पर्स बनते हैं। उस थैली जैसी संरचना को हम बोलते हैं एस्कस। अब यहाँ से आपको पता चली गया होगा, एस्कस बोलते हैं उस थैली जैसी संरचना को। तो उस थैली कवक को क्या बोलेंगे हम, सैक फंगी को एस्कोमाइसीट्स। एग्जाम्पल है इसके एस्कोमाइसीट्स के यीस्ट और पेनिसिलियम। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। फाइकोमाइसिस्ट को बोलते हैं अलगल फंगी। फाइकोमाइसिस्ट को बोलते हैं अलगल फंगी। बेसिडियोमाइसिट्स को बोलते हैं क्लब फंगी। ये जैसे कि मशरूम में होता है। ड्यूटेरोमाइसिस्ट इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी। इसमें ये अपूर्ण कवक होता है, कंप्लीटली नहीं होता, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। तो मैंने आपको 4 ऑप्शंस बताए हैं इनके। अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये वैसे तो बहुत ही लंबा एक पूरा टॉपिक बन जाता है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। फाइकोमाइसिट्स को बोलते हैं अलगल फंगी, बेसिडियोमाइसिट्स को बोलते हैं क्लब फंगी और ड्यूटेरोमाइसिट्स को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी। एस्कोमाइसिट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि थैली कवक होते हैं। इनको हम ये ना एक सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो एक थैली जैसी संरचना में बनते हैं। जो थैली जैसी संरचना होती है ना, उसको एस्कस बोलते हैं, इसलिए ये क्या है, एस्कोमाइसिट्स है। ठीक है, ये आपका 11th या 12th की NCERT की बुक से आया हुआ है। नेक्स्ट वन है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है स्टार्क इफेक्ट, बी है बोर इफेक्ट, सी है समरफेल्ड इफेक्ट और डी है जीमैन इफेक्ट। वैसे ये क्वेश्चन 10th में है थोड़ा बहुत इसके बारे में, लेकिन मेनली ये 11th और 12th की ही NCERT से है, फिजिक्स से है क्वेश्चन। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो बायोलॉजी से था। तो ये जो पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी कि मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है किसी भी लाइट सोर्स को, कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सोर्स है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कई पतली पतली रेखाओं में
बट जाती है, विभाजित हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम जीमन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जीमन इफेक्ट। मेनली है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट की प्रेजेंस में रखा है। वही अगर किसी लाइट सोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें रखते हैं तो क्या होता है, जो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस है वो पतली पतली, वो भी सेम ही काम करेगी, लेकिन वो किस में रखा है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। यानी कि यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र है, इस क्वेश्चन का आंसर तो डी है, जीमन इफेक्ट। लेकिन स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो पतली पतली लाइट, पतली पतली यानी कि सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित हो जाता है, पतली पतली रेखाओं में विभाजित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, 2 ऑप्शंस हो गए हमारे। बी ऑप्शन है बोर इफेक्ट। ये बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पूछना चाह रहा है शायद इसमें। तो बोर इफेक्ट कब दिया था? ये बोर इफेक्ट है, ये 1913 में दिया था, नील बोर ने दिया था। बी ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, नील्स बोर ने दिया था। ठीक है, इसमें नील्स बोर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में चक्कर काटते हैं। उसके बाद एक समरफील्ड इफेक्ट आता है जिसको अर्नोल्ड समरफील्ड ने 1915 या 16 में दिया था, 1915-16 में दिया था। इसमें समरफील्ड ने ना इसका ही जो बोर एटॉमिक मॉडल था इसका एक्सटेंडेड फॉर्म दिया था, मतलब इसके ऊपर ही काम किया था। तो इसने क्या कहा, इसने तो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, उसमें सर्कुलर पाथ में चक्कर काटते हैं। ये कह रहे हैं कि वो पाथ जो है ना वो सर्कुलर की बजाय कैसा हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक परिनालिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को एक मृदु लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को, मृदु लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ, मृदु मतलब समझ गए ना, सॉफ्ट लोहा है, सॉफ्ट आयरन, चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को जब ऐसे टुकड़े को कुंडली के भीतर रखा जाता है तब चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को खालिस्तान कहते हैं। एक बार ना इसके इंग्लिश में देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ साइंस थोड़ी इंग्लिश में अच्छे समझ में आ जाती है। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलेनॉइड क्या होता है बताएंगे। कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड। ये क्या कह रहे हैं, एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ये कोई छड़ है, ठीक है, इसको इसके ऊपर क्या कर दिया हमने, इसको वो कर दिया, इसको एक रस्सी की तरह जैसे बांध देते हैं ना, ऐसे बांध दिया, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। और जब इसको बांध देते हैं ना, और जब इसमें से करंट फ्लो करवाते हैं तो वो ये जब इसमें से हम इस सोलेनॉइड फॉर्म में से करंट फ्लो करवाएंगे ना, इस सिलेंडर में से जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। इसके जो अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैंने कौन से बात की है, ऑप्शन ए था विद्युत चुंबक, बी है स्थायी चुंबक, सी समसूचक यानी कि पैरामैग्नेट और डायमैग्नेट। तो डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, परमानेंट मैग्नेट भी नहीं है, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि इंटरनल मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका फिजिक्स का है और 12th की फिजिक्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पाइसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है। अग्नाशय रस, पैनक्रेटिक जूस। विच एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रेटिक जूस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। तो देखो, ऑप्शन ए है लाइपेज, बी है ट्रिप्सिन, सी है लैक्टेज एंड डी है माल्टेज। तो इसका राइट आंसर है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइकोजल में तोड़ देता है, फैटी एसिड और ग्लाइकोजल में तोड़ देता है। आप ना जब ये क्वेश्चन सोल्व करो ना इस तरीके के, तो जब भी आप इस तरीके की कोई क्लास लो तो अपने नोट्स साथ में बनाया करो, कि आपको बहुत हेल्प करेंगे बाद में। तो लाइपेज इसका राइट आंसर है। ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में काम आता है, ये भी एक एंजाइम है। लैक्टोज किस में मिलता है, दूध में मिलता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टेज ग्लूकोज में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। या तो इसका जो पैनक्रेटिक कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, जो पाइसीकृत वसा के टूटने के लिए, यानी कि इमल्सिफाइड
फैट के लिए जिम्मेदार है वो है लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए है द्विबीजपत्री, बी है एक बीजपत्री, सी है स्तनपाई और डी है इंसेक्टा। अगर आपको इसका नाम पता होगा ना सही वो तो आप एकदम से बता दोगे। मस्का डोमेस्टिका जो है वो हम बोलते हैं घरेलू मक्खी, जो हम घर घर में जो मक्खी घूमती रहती है ना उसको बोलते हैं। अब आप खुद बता दोगे ये क्या है, द्विबीजपत्री है, एक बीजपत्री है, स्तनपाई है, इंसेक्टा। क्या है ये? इंसेक्टिक। क्या है? इंसेक्ट। तो ये क्या है? इंसेक्टा वर्ड से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। द्विबीजपत्री जिनमें दो बीजपत्र होते हैं, एक बीजपत्री, स्तनपाई का आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्लियाँ किस प्रकार परिवार से संबंध रखती है? बिल्लियाँ किस परिवार से संबंध रखती है? यानी कि कैट। ऑप्शन ए है कैनिडी, बी है ओविडी, सी है फेलिडी एंड डी है बोविडी। तो बिल्लियाँ रखती हैं फेलिडी से। फेलिडी फैमिली से डिपेंड कर से संबंध रखती है, रिलेशन रखती है। कैनिडी से डॉग्स, कुत्ते याद रख लेना। कैसे कैनिडी, कैसे कुत्ते, ऐसे ऐसे आपको ना ट्रिक के साथ याद करना पड़ेगा, ऐसे तो आप भूल जाओगे, नहीं याद रहेगा। ओवीडी में भी भेड़ बकरियाँ वगैरह आती हैं। बोविडी में भैंस, मेनली मैमल्स आते हैं इसमें, ठीक है। फैलिडी से कैट, बाघ, टाइगर, मतलब इनकी प्रजाति में ना फैलिडी की प्रजाति में आ जाते हैं सारे। इस तरीके के जो ना साइंटिफिक नाम आपको याद होने चाहिए थोड़े बहुत। नेक्स्ट पर चलते हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित है? चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक दी थी विकासवाद का अध्ययन के विकासवाद के अध्ययन पर एक पुस्तक दी थी, वो लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड थी। उस पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए द सेल्फिश जीन, बी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सी द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज एंड डी ह्यूमन बायोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 3 4 5 जितने स्टार लगाने चाहो लगा लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपर में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑन द स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये कब दी थी ये भी याद रख लेना, 24 नवंबर 1859 को। सन तो ज़रूर याद कर लेना, डेट ना याद हो तो 1859, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्तचाप का सामान्य प्रकुंचन दाब है? प्रकुंचन दाब मतलब ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक 2 टाइप के दाब होते हैं, एक तो डायसिस्टोलिक और एक सिस्टोलिक, ठीक है। तो ये पूछा कौन सा है? सिस्टोलिक। ऑप्शन देखते हैं। HG मतलब मरकरी, मरकरी का 100 mm, मरकरी का 60 mm, मरकरी का 120 mm और मरकरी का 80 mm, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मरकरी का 120 mm। जब हम बात करते हैं ना सिस्टोलिक की, दैट मीन्स हमारी जो धमनियाँ हैं वो काम कर रही हैं, ब्लड लेके आ जा रही हैं, तो उस केस में जो हमारा होता है वो 120 होता है। जब हमारा जो हृदय है वो रेस्ट मोड में होता है तब होता है डायसिस्टोलिक, तब आता है 80। तो जो ब्लड प्रेशर होता है BP जिसको बोलते हैं, जो आजकल सब नपाने जाते हैं ना डॉक्टर के पास, वो ब्लड प्रेशर वो कितना होना चाहिए आपका? 120/80। 120 सिस्टोलिक और 80 सिस्टोलिक। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा है डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक पूछा है 120, डायसिस्टोलिक पूछ ले तो 80, और कई बार ये पूरा भी पूछ लेते हैं कि कितना होना चाहिए। इसमें कई बार क्या आ जाता है, इसके क्वेश्चन बताती हूँ कैसे आएंगे इसमें क्वेश्चंस। इसमें ऐसे आता है जैसे कि आपको ना एक वो लिख के दे देगा, जैसे लिख देगा 140/70, क्या किसी मनुष्य का ये रक्तचाप सही है? 120 एक ऑप्शन दे देगा, या इनमें से कौन सा ठीक है? 130/70 इस तरीके से लिख के दे देगा, 90 कर देगा यहाँ पे कि कौन सा सही है। तो राइट आंसर आता है 120/80। इसके पीछे ना एक लगा होता है MM का मतलब फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसका मतलब होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर ऑफ
Hg मतलब मरकरी, Hg मतलब मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो ये क्वेश्चन है ये आपका 10th के एनसीईआरटी की बुक से है, 9th या 10th की में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटन पर चूने का पत्थर खालिस्तान और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इंग्लिश में देखते हैं, लाइमस्टोन ऑन डिकम्पोजिशन, अपघटन मतलब टूटना, ठीक है, प्रोड्यूस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लाइमस्टोन जो है जब वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, तो वो कह रहा है, पहले तो देखो लाइमस्टोन क्या है। लाइमस्टोन चूने का पत्थर, हिंदी में बोल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये टूटता है तो क्या देता है भाई, अपने आप तो टूटेगा नहीं, कुछ तो मिलेगा ना इसको, तो उसके लिए ये सिंबल है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब वो टूटता है तो क्या देता है, तो इसने एक तो मैं बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जो साइंस वाले हैं वो तो इसको यहीं से सोल्व कर लेंगे, अपने आप भी सोल्व कर लेंगे। जो नहीं है उनको मैं बताती हूँ। देखो CaCO3 जो ये होता है ना, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जब ये रिएक्टेंट जो है इसमें जो है ना वही प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा हमारे पास। एक्स्ट्रा आएगा तो भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो CO2 तो निकाल ली इसमें से, तो CO2 निकल गई तो हमारे पास क्या बचा, कैल्शियम बच गया और एक ऑक्सीजन बच गया, इधर गई तो क्या बच गया, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। आंसर क्या है, ए, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या नाम है। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। CaO का क्या नाम है, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम। CaCO3 लाइमस्टोन, ये अगर आ जाए चूने का पत्थर या आ जाए संगमरमर तो सबका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके ना फॉर्मूले पूछ सकते हैं, CaOH2। दैट मीन्स इसको बोलते हैं, ये है हमारा बुझा हुआ चूना। ये कौन सा था, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये फॉर्मूला है इसका। ये क्या करता है, ये क्या काम आता है, ये टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करता है। वाटर की जो परमानेंट नहीं, टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको दूर करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट आपने अभी देखा ही है, CaCO3 इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करना है। 10th का फर्स्ट चैप्टर ही है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर 10th की एनसीईआरटी का, वो आपको अच्छे से करना है, उसमें से ही ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है। देखो, जब भी आप कभी डेंटिस्ट के जाते हो ना, तो ऐसे आपका मुंह में देखता है, आपकी कोई जाड़ खराब है तो वो देखता है, या कोई दांत खराब है तो वो क्या करता है, एक शीशा सा लेता है, उसको उसके अंदर देखता है और वो ईजिली देख पाता है। तो कौन सा ऐसा जो मिरर है वो यूज़ करता है, जो उसके पास होता है उसमें कौन सा मिरर है जिससे वो आसानी से देख लेता है। वो ऐसा कौन सा मिरर होता है, उसमें क्या होता है, आपका जो मुंह का जो दांत वगैरह है वो छोटे छोटे होते हैं और वो उसको बड़े बड़े दिखते हैं, मतलब पोयर्स वगैरह। तो उससे क्या होता है, उसको आसानी से समझने में डॉक्टर को प्रॉब्लम नहीं होती और उसको अच्छे से चीज़ें दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है। तो उसमें यूज होता है आउटर लेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। सेकंड आता है, ये क्यों क्यों देखा इसने, डॉक्टर ने क्यों यूज़ किया, क्योंकि इससे साइज़ क्या दिखता है, जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसका बड़ा साइज़ दिखता है और सीधा दिखाई देता है, उसकी इमेज भी सीधी बनती है। उत्तर लेंस छोटे दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा गाड़ी के, मोटरसाइकिल के ना साइड मिरर जो लगा होता है वो उत्तर लेंस होता है, उसमें पीछे का बिल्कुल दिखाई देता है सीधा आपको, और जो व्हीकल, इतने बड़े बड़े व्हीकल आ रहे होते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं, तो इसमें इमेज छोटी बनती है। जो समतल लेंस होता है ना, जो आपके घर में आप अपना मिरर देखते हो जिसमें, वो प्लेन मिरर होता है और इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसके बराबर ही क्या बनती है, इमेज बनती है, इक्वल इमेज बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की 10th की बुक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा केंद्र IBDC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IBDC देखो इधर लिखे हुए, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर क्या है ये, इस पर विचार करना है। यह भारत में जीव विज्ञान का प्रथम राष्ट्रीय कोष है, बिल्कुल ठीक है, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का फर्स्ट राष्ट्रीय कोष है। दूसरा, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB,
फरीदाबाद में राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी भारत के साथ सहयोग में स्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल फरीदाबाद में एनआईसी के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड का pKa और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का pKs। देखो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, एसिटिक है तो इसको A से डिनोट कर दिया pKa, और वो pKs या NH कुछ भी लिखे हो तो सिर्फ डिनोट करने के लिए इनके दे दिए। तो ये कितना है 4.76 और ये 4.75 है। अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला याद नहीं होगा आपको। देखो अमोनियम CH3CONH4, ये अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला है। ठीक है, जो अमोनियम एसीटेट है वो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बनता है। तो इन दोनों का इनको पीएच दे दिया और आपसे किसका निकलवा रहा है, अमोनियम एसीटेट का निकलवा रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है, आप लिख लेना नोटबुक में। मैंने भी बुक से ढूंढ के ही इसको निकाला है, मुझे एक्चुअल में नहीं आता था ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने बुक से इसको सोल्व किया। तो फॉर्मूला आप भी लिख लेना, ये इसका फॉर्मूला होता है पीएच निकालने का 7 + हाफ ऑफ जो पहले एसिड का दिया हुआ है वो माइनस सेकेंड एसिड का जो दिया हुआ, वो ये फॉर्मूला मैंने भी बुक से ही निकाला है। 7 क्या होता है, जो आपका न्यूट्रल होता है, 7 पर कोई भी ना एसिड होता है ना बेस होता है, प्लस हाफ। अब pKa क्या दिया आपका 4.76 और ये दिया है 4.75। देखो दिख ही रहा आपको, क्या बचेगा 0.01 ही तो बचेगा, यानी कि 7 + 0. डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो 0.005, यानी कि आंसर क्या आएगा 7.005, यानी कि राइट आंसर है ए। ये फॉर्मूला याद रख लेना, फिर अगर नेक्स्ट एग्जाम में अगर बदल के भी पूछता है तो आप कर पाओगे। इस तरीके के क्वेश्चन ना हो सकता है आप डीप में ना पढ़ पाओ, जैसे कि तो जैसे थोड़ी बहुत मोटी मोटी चीज़ें याद रख लो कि हाँ पीएच निकालने का ये फॉर्मूला है। आपको दोनों चीज़ें दे रखी है तो आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना और आप निकाल सकते हो। इस तरीके से आपको प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए ना वो भी आपकी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 450K और 300K, ये टेम्प केल्विन है, ठीक है, के बीच परिचालित होने वाले एक कार्नोट इंजन की क्षमता की गणना कीजिए। ये कैलकुलेट द एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी पूछ रहे हैं। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं इट्टा से, निकालने का फॉर्मूला है 12th में है ये, 12th के एनसीईआरटी में 1 - T2/T1। T2 क्या है, सिंक का टेम्परेचर, और T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर। इसमें दो टेम्परेचर दिए हैं, ये सोर्स का टेम्परेचर है 450, ये सोर्स का टेम्परेचर है यानी कि T1 है, और T2 क्या है, सिंक का टेम्परेचर है यानी कि T2 है। तो क्या आएगा इट्टा अगर हम निकालेंगे तो 1 - T2 कितना आ गया आपका 450 सॉरी T2 300। मैं थोड़ा सा यहाँ निकाल देती हूँ, 1 - 300 डिवाइडेड बाई 450। तो ये इसको सोल्व कर लेना, 450 - 300 कितना आ गया 150 डिवाइडेड बाई 450, ये तो कट गया 1/3। क्षमता हमें निकालनी है ना, तो परसेंटेज में निकालनी है, तो 1/3 कितना आ गया 33.33% आ गया ना, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंथेरा लियो क्या है। देखो नाम से पता चल रहा है लियो, लियो से ही हम आंसर लगा सकते हैं क्या है, शेर, शेर की एक प्रजाति है ये, ठीक है। बाघ, ये कौन सी वाली में मैंने बताया था ना आपको, जैसे तो ये फैलिडी जो बिल्ली वाली प्रजाति है उसी में आता है। बाघ जो होता है टाइगर, इसका साइंटिफिक नेम है, ये पैंथेरोलियस शेर का साइंटिफिक नेम है, बाघ का है पैंथेरा टाइगर्स, पैंथेरा टाइगर, और तेंदुआ का है पैंथेरा पार्डस। लियोपार्ड का क्या होता है, पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा तो सेम ही लगेगा, पार्डस और लगेगा पीछे, ठीक है। तीन ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग ज़ूएंथ्रोपोनोसिस का एक उदाहरण है। ज़ूएंथ्रोपोनोसिस, ऑप्शन ए मानव क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, रेबीज, स्टेफाइलोकोसिस और ब्रुसेलोसिस। इसका राइट आंसर है मानव क्षय रोग यानी टीबी। ज़ूएंथ्रोपोनोसिस क्या होता है, ज़ूएंथ्रोपोनोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि मनुष्य से, ह्यूमन बीइंग से जानवर में, एनिमल में फैलती है, ठीक है, एनिमल में फैलती है। याद नहीं होता तो ऐसे याद रख लो, जुए किस में होती है, जुए मनुष्य के सिर वगैरह में पड़ती नहीं थी, पहले पड़ती थी लड़कियों के लड़कों के, लेकिन अब नहीं पड़ती। तो जुए कहाँ पड़ती है, ह्यूमन के पड़ती है, और कहाँ तक फैल जाती है, वो एनिमल्स तक फैल जाती है। तो ज़ूएंथ्रोपोनोसिस एक उदाहरण है किसका,
टीबी का, ठीक है। उसके बाद जो टीबी है, टीबी के बारे में पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। टीबी क्या है, कौन से उससे होती है, बैक्टीरिया से, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, 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 ठीक है। और टीबी का जो कोर्स होता है ना, वो 6 मंथ का कोर्स होता है। जब किसी को टीबी हो जाती है तो उसको 6 मंथ का कोर्स करना होता है, उसको डॉट्स बोलते हैं, ठीक है। बच्चों में, नवजात जो बच्चे होते हैं उनमें इससे बचाव के लिए एक टीका लगाया जाता है, उस टीके को बोलते हैं जो BCG का टीका, शायद 9 मंथ पे लगता है ये BCG का टीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम बैक्टीरिया इज, आंसर ए इज राइजोबियम, सेकंड है एनाबैक्टर, थर्ड है रोडोस्पिलिरम और डी है प्लाज्मोडियम। राइट आंसर इज राइजोबियम। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे करता है, ये फलीदार पौधों में होता है, फलीदार यानी कि दलहन वाले पौधों में होता है, जैसे मटर के पेड़ में, दाल के पेड़ में। ये क्या काम करता है, इसको हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों बोलते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, जो एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है ना, उसको किस में बदल देता है ये बैक्टीरिया, अमोनिया में बदल देते हैं। और अमोनिया आपको पता है ना, जैसे खाद यूरिया वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, अमोनिया। तो अमोनिया किसकी ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों को, तो अमोनिया बदल देता है ना, तो ये किस में कहाँ काम आता है, ये पेड़ पौधों के काम आ जाता है। कौन सा बैक्टीरिया बदलता है, राइजोबियम बैक्टीरिया बदलता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजो है जिससे मलेरिया बीमारी होती है, मलेरिया की बीमारी होती है प्लाज्मोडियम से, ठीक है। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। फिर भी मैं कहूँगी कि आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हो तो 9th और 10th की जो NCERT है, साइंस की तैयारी कहाँ से करें। मैंने इसमें कम से कम आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस करवाए होंगे। साइंस की तैयारी में अब आपको ये नहीं कहूँगी इन क्वेश्चंस को देखने के बाद कि आप सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट से पढ़ें। नो डाउट आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, जहाँ तक आपको याद होती है पढ़ लीजिए, लेकिन 9th और 10th मैं मानती हूँ जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट नहीं हैं वो 9th और 10th की NCERT पढ़े, क्योंकि 10th तक तो उन्होंने भी साइंस पढ़ी होगी, तो 9th और 10th की NCERT पढ़े, उससे अपने नोट्स बनाएं। मैं आपकी एक स्टार्ट करूँगी NCERT की साइंस की स्ट्रीम, अगर आप कहोगे तो प्लीज़ अगर आपको शुरू करवानी हो तो कमेंट सेक्शन में NCERT पुट करना, ठीक है, कमेंट करना NCERT का। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो, खुद अपने नोट्स पढ़ना चाहते हो, तो उससे द बेस्ट कुछ है ही नहीं। 9th और 10th मस्ट करना। जो साइंस स्ट्रीम्स के हैं स्टूडेंट जिन्होंने BSc कर रखी है, MSc कर रखी है, वो 11th एंड 12th के भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट वाला था फिजिक्स का, जैसे मैंने MSc फिजिक्स कर रखी है तो मुझे फिजिक्स के क्वेश्चंस मैं कर सकती थी। तो इस तरीके का बेनिफिट थोड़े साइंस वाले स्टूडेंट इन पेपर में उठा जाते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कुछ नहीं है, आपके 20 अराउंड क्वेश्चन हो गए हैं। होप सो सभी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।